हेलो एंड फ़खर रागले टू ऑल ऑफ यू। मैं हूं फ़खर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फ़खर। आज की डिबेट में बात करेंगे बड़ी इम्पोर्टेंट खबरें आ रही हैं पाकिस्तान से भी और पाकिस्तान के साथ साथ हिंदुस्तान से भी। अ, लेकिन फ़र्क है दोनों में, दोनों की जो नोयत है टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से। खबर तो खबर होती है, पाकिस्तान में ये चल रहा है कि नई गवर्नमेंट जो है फॉर्म हो चुकी है। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर मेड इन हॉलैंड इस वक्त आ चुके हैं। मोहम्मद औरंगजेब साहब उनका नाम है। और खैर एनीवे, हम क्यों रिलाय करते हैं इस तरह के लोगों के ऊपर, इसकी वजह क्या है, इसको थोड़ा सा और आईएमएफ के साथ कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को कल मैं पढ़ रहा था तो एक वेबसाइट की खबर थी, न्यूज वेबसाइट की, कि जी बड़ा तजुर्बा है पैसे लेने का। तो हम यही करते रहेंगे, मतलब उदार उदार वाली इकोनॉमी। इसके साथ साथ जब बॉर्डर के उस पार चलते हैं तो वहां पर कुछ और चीजें चल रही, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट हो रही जी। $100 बिलियन का नॉर्वे एंड स्विट्जरलैंड के साथ इंडिया का ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है। दूसरी तरफ वो अग्नि 5 का टेस्ट कर रहे हैं, जो मेरे ख्याल में उस क्लब का मेंबर बना इंडिया, जिसके गिनती के लोग दुनिया में मालिक है। वजह क्या है, फर्क क्या है, इस पे आज बात करेंगे। और बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और आप सबके जाने पहचाने डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग माय शो। थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा डॉक्टर साहब, एक तो थोड़ा सा आईएमएफ की बात कर लेते हैं कि हम आईएमएफ के बगैर सांस लेने के जोगा नहीं है। फाइनेंस मिनिस्टर हम चेंज कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, लेकिन हमारा मुद्दा एक होता है कि आईएमएफ के पैसों के बगैर काम नहीं। तो क्या मसला है ये कि इसके बगैर हम चलते नहीं है, हम आगे बढ़ नहीं सकते? देखिए, पाकिस्तान में एक ही फाइनेंस मिनिस्टर गुजरे हैं जिन्होंने पाकिस्तान का ऐसा बजट दिया था जो जिसको आप कह सकते हैं वेग टर्म्स में अवाम दोस्त बजट था। ओके। और वो थे डॉक्टर मुबशर हसन, जो जुल्फकार अली भुट्टो के वजीर खजाना थे। वो बाहर से नहीं आए थे, वो यहीं के थे, गालबन पंजाब यूनिवर्सिटी में पढ़ाते भी थे। उन्होंने जो बजट दिया था पाकिस्तान का, वो बजट ऐसा बजट था कि उसमें ये नहीं था कि महंगाई में इजाफा किया जाएगा या क्या किया जाएगा। उसमें मुझे याद है, हम स्टूडेंट होते थे, मैं डिग्री कॉलेज रावलपिंडी में पढ़ता था, असगर माल में। जी। तो मुझे अच्छी तरह याद है कि स्टूडेंट का किराया 10 पैसे कर दिया गया। बड़ा मशहूर था ये, 10 पैसे। ओके। और वाकई 10 पैसे। अच्छा, उसका ये अलहदा एक मसला है कि फिर बस वाले हमें चढ़ने नहीं देते थे, क्योंकि वो कहते हम 10 10 15 15 चढ़ते थे जब स्टूडेंट, तो वो चढ़ने नहीं देते बिल्कुल। थे, बस आगे रोकते थे जाके। वो एक अजीब गेम होती थी, लेकिन 10 पैसे किराया उन्होंने किया। उन्होंने मैट्रिक तक तालीम मुफ्त की, यानी कि जो उसका खर्चा है वो रियासत बर्दाश्त करेगी। और बेशुमार उन्होंने बजट में चीजें रखी। वो अवाम दोस्त बजट था। और तकरीबन 3 साल उन्होंने बजट पेश किया। और जाहिर है, उससे बुरा वक्त तो पाकिस्तान ने नहीं देखा कि बांग्लादेश अलहदा हो गया। आपकी बिल्कुल। इकोनॉमी जिस पे आप का इंसार बहुत ज्यादा था, 90,000 आपके या जितने भी 92,000 फौजी जो है जंगी कैदी बन बिल्कुल। गए थे। जी। और मुल्क जो है वो 2 लख्त हो गया था। तो ऐसी सूरत हाल में उन्होंने लोगों के अंदर बजट के जरिए एक इंस्पिरेशनल क्वालिटी को एनहांस किया। उन्होंने उनको इंस्पायर किया, नहीं नहीं ठीक होगा सब कुछ। तो आपने क्या किया? आपने, अच्छा, तालीम फ्री हो गई, सेहत फ्री हो गई, हॉस्पिटल्स में हमें अभी भी याद है, मेरे ये अभी भी निशान है हाथ पे, मेरा हाथ जख्मी हो गया था। उस रावलपिंडी जनरल अस्पताल है मरी रोड पे, वहां मैं गया। उन्होंने, ड्रेसिंग रूम था वहां, मेरी उन्होंने पट्टी की, मुझे दवाई दी, सारा कुछ। तो मैं वहां डेली पट्टी कराने जाता था। तो फ्री मेडिकल था, फ्री मेडिसिन मिलती थी। लेकिन इसका जो नेशनलाइजेशन हुई और जिस तरह से भुट्टो साहब मुल्क को लेकर आगे चल रहे थे,
इसने वही एक कैफियत पैदा की जो आज मिलती जुलती कैफियत जी जो आज सियासी तौर पर इमरान खान का जिसको सामने। सही अब इमरान खान का भुट्टो से मुकाबला मैं नहीं कर रहा, मैं जी हालात बिल्कुल का एक मुआवजा कर रहा हूँ, जी क्योंकि इमरान खान साहब तो भुट्टो साहब के अशरे शीर भी नहीं है, सही कह रहे हैं लेकिन भुट्टो साहब की इस्लाहात से जिस तरह उस वक्त फौज और मगरबी ताकतें चौंक गई थी कि ये तो फुल स्पीड पे, इसने तो आते ही पहले गेट से नहीं चौथे गेट से गाड़ी चला दी शुरू कर दी। बिल्कुल सही यानी न्यूक्लियर पावर प्लांट फ्रांस से खरीदा, वो रीप्रोसेसिंग प्लांट जो खरीदा था वो एक बहुत बड़ी कामयाबी थी उस वक्त के पाकिस्तान की हुकूमत। और जी उन्होंने कहा था कि हम ये कोई इसलिए नहीं खरीद रहे कि हमने मतलब है कि इसका गलत इस्तेमाल करना है, हम अपनी जी एनर्जी की जो जरूरियात है उनको पूरा करने के लिए हम ये चीजें कर। जी तो फिर भुट्टो साहब को फारग किया गया, मार्शल लॉ लगाया गया। बिल्कुल मार्शल लॉ के बाद आपकी सारी इकोनॉमी जो है वो फौज के कंट्रोल में आ गई मुकम्मल बिल्कुल तौर। सिविलियन का वो जो दौर था 3-4 साल का भुट्टो साहब का, वो ही एक विंडो थी जिसमें सिविलियन सुप्रीमेसी थी और जिसमें सिविलियन जो है वो बजट्स भी थे और सारा कुछ था। अब जियाउल हक के हुकूमत ने जो ये कर्जे लिए और जो ग्रांटें इनको मिली हैं, जो पैसे इनको मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर जो आने शुरू हुए जहाद अफगानिस्तान के नाम पे, जी तो उसमें बेइंतहा करप्शन हुई और उस करप्शन की वजह से फिर जो आपको कर्जा देते हैं उन्होंने अपने मॉनिटरिंग शुरू कर दी आपके कर्जों की जो आपको देते हैं। और आपको याद होगा रावलपिंडी में उजरी कैंप में 1980s में गालिबन 86-87 में बहुत बड़ा धमाका हुआ था और पता लगा कि यहाँ पे उजरी कैंप में असले का डिपो है, वो भी उधर ही है, मरी रोड के ऊपर ही है। फैजाबाद के साथ सर फैजाबाद के साथ 6 रोड से आगे जाए तो राइट साइड पे, तो वो वहां पे स्टिंगर मिसाइल भी पड़े हुए। अब देखिए वो धमाका किसने किया आज तक कुछ पता नहीं चला, लेकिन बिल्कुल कहा सही यह जाता है, शुनीद ये है कि वो इसलिए किया गया कि अमेरिका की टीम आ रही थी चेक करने के लिए कि असला कितना है और क्या क्या, तो वो उसमें उड़ा दिया और उड़ गया जी, तबाह, आग लग गई है जी, आग लग गई बिल्कुल जी। बिल्कुल हाँ, इनलैंड रेवेन्यू के दफ्तर में आग लग गई है, साढ़े को टैक्सों का हिसाब ही नहीं। तो अब उसके बाद से अगर आप देखें बतदरीज जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है या अदर कंसोर्शियम्स है, उनकी पाकिस्तान के जो लोन्स हैं या टैक्स कलेक्शन है या इकोनॉमी का कोई भी सेक्टर है जिससे वो अगर उनका कोई ताल्लुक बनता है तो अपने मॉनिटर्स भेज देते हैं। बिल्कुल अभी मैं कल परसों फिर आ रहे हैं जी बिल्कुल आपके आना है IMF के IMF मॉनिटर्स आ वाला रहे हैं ना। जी अच्छा, बिल्कुल लेकिन मैं ये मोहम्मद औरंगजेब की तरफ आ रहा हूँ। सर लेकिन उन्होंने ये देखा कि मॉनिटर भेजने से काम नहीं बनता, सिर्फ काफी नहीं है। जी इन मॉनिटर्स के ऊपर एक बंदा होना चाहिए और अपना होना जो चाहिए है। और अपना होना चाहिए हाँ जी, IMF का अपना हो अपना अपना ही ना, क्योंकि वो कर्जा जी जो देते हैं मॉनिटर भी सर तो उन्हीं के हैं। बिल्कुल तो सर लिहाजा आप देखें शौकत अजीज, उससे पहले मोइन कुरैशी, बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर अब ये जो है क्या नाम है मोहम्मद औरंगजेब, जिसका नाम ही किसी ने नहीं सुना ना, पाकिस्तान की इकोनॉमी से पता ही पहले। नहीं था सर मतलब तो ये ये भी कौन कोई थे, बंदा है ये कौन कौन है, ये सारे कौन है, मोइन कुरैशी, शौकत अजीज और अब ये मोहम्मद औरंगजेब, ये कौन है? ये जी बैंकर्स हैं, ये बाय प्रोफेशन बैंकर्स हैं। ये मोहम्मद बिल्कुल औरंगजेब सिटी बैंक का में था, फिर RBS में था, फिर ये हॉलैंड में जो है बैंकों
के सीईओज रहे हैं। बिल्कुल यही हाल उसका है, बाकियों का है जिनका मैंने नाम लिया। सही तो कह रहे यानी कि एक बैंकर को उन्होंने ला के आपके ऊपर बैठा दिया। बैंकर जो होता है उसका काम, बुनियादी काम बैंकर का जो होता है वो होता है कि जो रेट ऑफ प्रॉफिट होता है उसमें इजाफा करना। एक तो प्रॉफिट आपको, फर्ज करें आपको ये एक कंघी ब्रश है तो इसका 100 रुपए का आप बेच रहे हैं, तो इसमें आपको 20 रुपए का मुनाफा है, लेकिन ये काफी नहीं है। काफी ये प्रॉफिट है। रेट ऑफ प्रॉफिट ये है कि आपका जो खर्चा है 80 रुपए का और फिर 20 रुपए आपने ऊपर रख के उसको बेचा है, ये परसेंटेज बढ़नी चाहिए। वो दो ही तरीके से बढ़ सकती है, या तो आप इसकी कीमत बढ़ा दें, जी इसको 100 के बजाय 110 का बेच दें तो 30 रुपए बचेंगे, बिल्कुल या फिर आपकी जो नीचे की जो प्रोडक्शन है लाइन उसमें आप रिडंडेंसीज करें, लोगों को फारग करें, कट्स करें, बिल्कुल और एग्जैक्टली वहां से वो उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करके तो रिवर्स ऑर्डर में आप जो है वो रेट ऑफ प्रॉफिट को बढ़ाएं। मसला एग्जैक्टली ये है कि कैपिटलिज्म में रेट ऑफ प्रॉफिट का मुसलसल बढ़ना जो है वो उसकी जिंदगी के लिए बहुत जरूरी है। बिल्कुल और जिस तरह एक हेरोइन एडिक्ट को हीरोइन की जो तलब होती है वो वक्त के साथ साथ बढ़ती जाती है, ता वक्त के एक ऐसा टाइम आता है कि वो उसकी जान ले लेते। बेशक इसी तरह से ये जो रेट ऑफ प्रॉफिट ओरिएंटेड इकोनॉमीज होती हैं, इनके लिए ये जरूरी होता है कि रेट ऑफ प्रॉफिट में मुसलसल जो इजाफा है इसको किस तरह से इंक्रीज किया जाए कार हाँ कारामद बनाया जाए कि ये होता रहे। और वो एब्सोल्युटली करते 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 वो एक ऐसी स्टेज पे पहुंच जाते हैं कि फिर आप बूम से बस्ट में चले जाते हैं। इसी को बूम एग्जैक्टली बस्ट साइकिल कहते हैं। बूम एब्सोल्युटली बस्ट साइकिल क्या है? बूम क्या होता है? बूम है जायद पैदावार का बुरहान, कि आप मुनाफे के शरह के में इजाफे के हसूल के लिए पैदावार को हम्म अन्यवाह शुरू कर दें और फिर आप उसको बेच ना सकें तो बस्ट हो जाते। तो अब ये बिल्कुल जो आपके आए हैं, ये आए हैं पाकिस्तान से सिर्फ पैसा निकालने के लिए नहीं, बल्कि उस पैसे की रफ्तार और उसकी शरह में किस तरह मुसलसल इजाफा किया जाए। इसीलिए फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को अब कहा जा रहा है कि सूबों और वफाक से अलहदा करके एक इंडिपेंडेंट अथॉरिटी के तौर पर कायम किया जाएगा। एग्री ये यही वजह है इसकी। और बैंकर जो है वो उसने कहा है कि हम टैक्स नेट को बढ़ाएंगे, वो सारी बात टैक्स कलेक्शन की कर रहे हैं, यानी लोगों एग्री की जेबों में जो आखिरी पूंजी जमा पूंजी है उसको भी निकालें। तो ये सिस्टम चल रहा है और ये कर सिस्टम यही चलता रहे हैं रहेगा। एक्चुअली सर हो यही रहा है कि अपने जेबों को ये भरते हैं और मेरे और आपके जेब पे ये डाके पड़वाते हैं हाँ बस डेली यही बेसिस हो पे बिजली की मद में गैस की मद में खाने पीने की अशिया छोटी मोटी गाड़ियां ये सब कुछ कोई चीज ऐसी नहीं है कि आपको लगेगा कि इसको ये छोड़ देंगे मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान में सिर्फ लोग टैक्स मतलब देते हैं या टैक्स लिया जाता है दुनिया में लिया जाता है लेकिन सर उन पे इस्तेमाल होता है अनफॉर्चुनेटली आपने हॉस्पिटल की बात की ये सारी चीजें यहाँ पे आज भी लोगों को हॉस्पिटल का खुद इंतजाम करना पड़ता है शिफा इंटरनेशनल जाना पड़ता है लाखों रुपए के बिल पे करें आप अगर आप बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं तो किसी अच्छे स्कूल में आप अच्छी खासी फीसें देंगे हर मंथ फिर अगर बिजली का मसला है तो आप अपना यूपीएस या सोलर सिस्टम लगवाएंगे सिक्योरिटी के लिए अपना इंतजाम करेंगे फिर इसी तरीके से गैस अगर नहीं है तो उसके लिए अपना अलग से सिलेंडर रखेंगे ये सारे इंतजाम भी आपने अल्टरनेट के तौर पे रखने हैं बेशक उनकी बला से वो कहते हैं महंगी कर दी हमारा मसला नहीं है भाई आप जानो आपका काम जाने अनफॉर्चुनेटली यही चल रहा है सर थोड़ा सा आते हैं अपने नेबरिंग कंट्रीज वैसे तो अफगानिस्तान ईरान चीन भी हमारे नेबर्स हैं लेकिन इंडिया के साथ क्योंकि हमारा मसले भी ज्यादा रहे लेकिन आपस में शायद ताल्लुक भी ज्यादा रहा सर जी जी। वहां पे उन्होंने अभी जो यूरोपीय यूनियन के साथ यानी दो कंट्रीज उसमें नॉर्वे और स्विट्जरलैंड शामिल है $100 बिलियन से ज्यादा का एग्रीमेंट साइन हुआ है अभी न्यू दिल्ली में 2 दिन पहले सर ये वाली सोच हमारे अंदर क्यों नहीं आती
ये $100 बिलियन का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ यस सर। है ना। तो ये विन विन सिचुएशन है ना, इसी को विन विन कहते हैं। देखें स्विट्जरलैंड और बाकी जो मुल्क हैं मगरबी, इनकी आबादियां तो हिंदुस्तान के मुकाबले में बहुत कम है, बल्कि बिल्कुल, हिंदुस्तान क्या, हिंदुस्तान के किसी एक स्टेट से भी कम है, कई बिल्कुल सही। मुल्कों की। जी, लेकिन इनके पास जदीद टेक्नोलॉजी है, इनके पास जदीद सरमायादाराना जो है वो सिस्टम है, सारा सही। कुछ है। तो इनको मंडी चाहिए। अब 1.4 बिलियन की आबादी की मंडी किसी को मिल जाए, तो वो उस मंडी से ही इतना पैसा कमा के ले आएंगे कि उनको टैक्सों की क्या जरूरत है कि कस्टम ड्यूटी लगाओ, तो ये लगाओ, तो वो जी, लगाओ। ठीक है। ज़बरदस्त। इंडिया को ये फायदा है कि इंडिया जहां लैग करता है, कहीं अगर पीछे है किसी टेक्नोलॉजी में या उसमें, तो वो हासिल करेगा। ठीक है ना, क्योंकि वो यहाँ आएंगे, जाहिर है वो फैक्ट्रियां भी लगाएंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, सारा कुछ करेंगे। तो आपके पास उनका नो हाउ आ जाएगा, टेक्निकल नो हाउ। बिल्कुल, तो विन विन सिचुएशन है। अब आप कहते हैं, आप क्या कहते हैं कि बात ये है पाकिस्तान इंडिया ये आज जहां पहुंचा हुआ है ना, यहाँ इसके पीछे बड़ी मेहनत है, इसके पीछे बड़ी प्लानिंग है। प्लानिंग से मतलब लोग ले लेते हैं कि साजिश, साजिश नहीं है, मंसूबा बंदी है। जी, और जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, तो एक सिस्टम के तहत जो है वो इकोनॉमिक बेस बनाई गई वहां। और वो मैं कई दफा आपके प्रोग्राम में भी कह चुका हूँ कि वो इकोनॉमिक बेस जो है उसका ताल्लुक कॉटेज इंडस्ट्री, देन स्मॉल इंडस्ट्री, देन हैवी इंडस्ट्री से है। उसका ताल्लुक प्रोटेक्शन ऑफ योर ओन होम मार्केट से है, यानी हुँ, कि आप इंपोर्ट इतनी वो बना देते हैं, महंगी कर देते हैं अपनी चीजों के। मसलन ये एक कंघी और ये एक कंघी है ना, तो ये यही कंघी चाइना में भी बनती है, ये भी चाइना में बनती है। अब चाइना से पाकिस्तान में आ रही है, खुली चीजें आ रही हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, आप उस बेचारे का बेड़ा गर्क कर रहे हैं जो पाकिस्तान में कंघी सही कह बना रहे रहा है या ब्रश हैं। बना रहा है। एब्सोल्यूटली राइट, वो बिल्कुल कहेगा सही। यार मेरी तौबा है, मैं रेडी ला लेता एग्ज़ैक्टली, हूँ। तो अगर ये मैं इसके ऊपर हैवी ड्यूटी लगा दूं कि चाइना से जो माल आएगा उसके ऊपर 100% ड्यूटी होगी, तो फिर पाकिस्तान में ब्रश या कंघी बनाने वाला जो है उसके पास मार्जिन होगा। तो आप जब जाएंगे आपके पास चॉइस होगी कि चाइना का माल लेना है तो जी 400 रुपए का है, ये पाकिस्तान का बना हुआ है तो 100 रुपए का। आप कहेंगे चाइना बिल्कुल। का क्या, पाकिस्तान का दो, 400 300 बचेगा मेरा। तो आपने अपनी मंडी को प्रोटेक्शन के लिए कोई ऐसा काम नहीं किया। इंडिया में इतने सालों तक जो है फॉरेन कार्स जो है उनकी इंपोर्ट की इजाजत नहीं थी। उसका एग्ज़ैक्टली, क्या फायदा हुआ उनको, उनको इसका फायदा ये हुआ कि वो जिस फिएट पे आप हंसते थे और जिस एम्बेसडर गाड़ी उनकी पे आप हंसते थे, वो आज मारुति है। वो आज एग्ज़ैक्टली। मारुति सुजुकी की शक्ल में है। बिल्कुल, तो टोयोटा वाले अपना सुना है कि प्लांट लेके जा रहे हैं इंडिया। एनीवे, कहने का मकसद ये है कि पाकिस्तान का इन हालात में तो कुछ नहीं हो सकता जब आप इलाज ही नहीं करेंगे किसी का। एग्ज़ैक्टली। तो आप कहेंगे, अब ये कह रहे हैं हम इलाज कर रहे हैं, कर्जा लेके हम इलाज करेंगे ना, यही है ना जी, जी, कि बिल्कुल यही इकोनॉमी को कह रहे इलाज हैं, करेंगे। छह यही हजार कह रहे हैं। 3 बिलियन का दे दो, एक्सपायर होने वाला है। अगर इनके नेगोशिएशन नहीं होते तो ये 3 बिलियन एक्सपायर हो जाएगा, ये वापस चला जाएगा IMF के पॉट में। तो अब ये सही, कभी कहते हैं 6 बिलियन दे दो, कभी कहते हैं 7 बिलियन दे दो, कभी कहते हैं 8 बिलियन दे दो। रोज मैं देखता हूँ खबरें, मुझे समझ नहीं आती भाई आपको ये सोचे तो सही ना कि क्या चाहिए। तो ये कर्जा बतौर दवाई इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये वो दवाई है जिसके बारे में गालिब ने कहा था कि मर्ज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। वाह! तो ये इलाज नहीं है। तो पहले तो ये है कि आप पाकिस्तान के लोग संजीदा हों,
कि वाकई वो कुछ करना चाहते हैं। मैं पाकिस्तान के लोग जब कहता हूँ तो उससे मेरा मतलब पीपल पार्टी, मुस्लिम लीग या ये इस किस्म के लोग नहीं है, मैं जनरल पब्लिक की बात कर सही कह रहे सही कह रहे कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए। बिल्कुल सही। आपके मुल्क के दो हिस्सों में जो है वो तकरीबन तकरीबन जो है वो हिस्सों में खाना जंगी चल रही है। किस्म इकोनॉमी का बुरा हाल है, तो इंडिया जो है वो देख रहा है और हम जो है वो जेलस हो रहे हैं पाकिस्तान के लोग कि इंडिया इतनी तरक्की, या नहीं भी हो रहे जेलस तो वो एनवी कर रहे हैं कि भाई हम भी ऐसे हो जाए जैसे परेशान हो रहे हैं कि इंडिया भाई की हम इकोनॉमी क्यों है। नहीं नहीं कर हो रहे हैं मतलब सकते ना तरक्की। बिल्कुल। भाई, नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। वो पहली बात तो ये कि वहां तक पहुंचने के लिए जो आपका पास टाइम था 70 साल का, अपनी सही। इकोनॉमिक बेस जो है स्ट्रेंथन करने का, वो निकल गया। एग्री। ठीक है, वो नहीं है आपके पास। दूसरी बात यह है कि आप दुनिया को तो एक तरफ रखें, आप रीजनल जो इकोनॉमिक रेस है उसका हिस्सा भी नहीं है, यस। उसमें आप शामिल भी नहीं है। वो लाइन होती है एग्री। ना ऐसे, तो वो आगे लाइन होती है, तो उसमें फिर वो कहते हैं ये रेस है, तो वो गन लेके खड़ा होता है और 3-4 लोग एथलीट्स जो है वो फिर बैंग सब दौड़ते हैं, कोई जीत जाता है, कोई सेकंड, कोई थर्ड, कोई बिल्कुल। हार जाता है। आप तो उस दौड़ में उस लाइन पे भी नहीं है ना। सही कह रहे हैं। क्या एक्सपोर्ट कर रहे हैं आप, क्या बना रहे हैं, कुछ भी नहीं। सही। तो इसलिए पाकिस्तान को अगर इन हालात से निकालना है तो इस वक्त पाकिस्तान को एक नए विजन की जरूरत है। राइट। पाकिस्तान को एक नए सियासी प्रोग्राम की जरूरत है। ठीक। और पाकिस्तान को चाहिए कि जितने लोग भी पाकिस्तान से, चाहे वो कश्मीरी हैं, चाहे वो बलोच हैं, चाहे वो पश्तून है, चाहे वो सिंधी हैं, चाहे वो गिलगित बल्तिस्तान के हैं, जितने लोग पाकिस्तान से बाहर गए, पढ़े लिखे लोग जो पाकिस्तान से तंग होके गए, एग्जैक्टली। या उन्होंने तंग होके यूरोप में चले गए हैं या कहीं भी चले गए हैं और पाकिस्तान के को उन पर शदीद तनकीद का निशाना बना रहे हैं, आज भी बना रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। और बनाते रहे। लेकिन पढ़े लिखे लोग हैं, विजनरी लोग हैं, उनके लिए जो है वो कॉरिडोर खोला जाए, बिल्कुल। उनको ये गारंटी दी जाए कि आप लोग वापस आके पाकिस्तान की तामीर में इस मुश्किल से हमें निकालने में हमारी मदद करें। आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी, एग्री। आपके ऊपर कोई बिल्कुल। मुकदमा नहीं बनाया जाएगा। लेट बायगॉन्स बी बायगॉन्स। यस। एग्जैक्टली। और सर लास्ट में बिल्कुल ये बहुत जरूरी है, लास्ट में शॉर्ट से कमेंट चाहूंगा। अभी अग्नि 5 का टेस्ट किया इंडिया ने और उस क्लब में शामिल है कि हो गया, जिसमें चीन है, रशिया है, यूएस है और अब इंडिया है। थोड़ा सा मैं ये नहीं कहता कि पाकिस्तान के पास मिसाइल नहीं है, टैंक नहीं है, जहाज नहीं है अभी, क्योंकि 23 मार्च आ रहा है। तो उस दिन भी मुझे कोई दोस्त बता रहा था कि यार 23 मार्च को हमने अपने ताकत का मुजाहरा करना है इस्लामाबाद में, क्योंकि वो सारा मार्च पास होता है। कहते हैं कि उधार के पैसों से हम कैसे जहाज उड़ा रहे हैं। तो सर ये इसमें थोड़ा सा कि उन्होंने अपनी इकोनॉमी को मजबूत किया, साथ में अपने डिफेंस को वो धड़ाधड़ पैसा फेंक रहे उसमें, लेकिन उनके जेब में पैसा है, हमारी जेब में सर नहीं है। देखिए, पाकिस्तान में ताकत का मुजाहरा सिर्फ मर्द करता है और वो भी रात को बिस्तर में करता है। इसके अलावा पाकिस्तान में कहीं मैंने ताकत का मुजाहरा होते हुए नहीं देखा। बात यह है फखर साहब कि देखें, इंडिया ने जो कर रहा है ना, वो इंडिया का मसला चाइना के साथ बिल्कुल सर। और अब तो एग्जैक्टली। ये कहा जा रहा है कि आने अगले 2025 तक चीन और भारत की एक बड़ी जंग के जो है इम्कान मौजूद है। सही। तो पाकिस्तान के लिए इंडिया को मिसाइल बनाने की जरूरत नहीं है। पाकिस्तान का तो एक ढांचा ही गिर रहा है सारा, तो मुझे क्या जरूरत है बुलडोजर ला के उसको गिराने की, भाई वो खुद ही गिर रहा है। ठीक है ना। सही है। सबसे अहम बात यह है, मैं मरियम नवाज को फॉलो कर रहा हूँ, देख रहा हूँ जी जी। क्या कर रही है क्या नहीं कर रही। सर। इस वक्त सबसे ज्यादा अहम चीज जो है वो एक नया विजन है। इमरान खान के पास वो विजन नहीं है, ये मैं आपको बता दूं।
सर इमरान खान के पास वो विजन होता तो 3 साल इज मोर देन इनफ टू ब्रिंग फंडामेंटल चेंजेस इन या सोसाइटी, इन इकोनॉमिक्स ऑफ द कंट्री, इन द पॉलिटिक्स ऑफ द कंट्री। जब आप हंटर लेके निकलेंगे कि हाँ जी नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा नहीं छोड़ूंगा, तो आप पागल हैं, हाँ आप हाँ उल्लू के पट्टे हैं, हम्म, आप बेवकूफ हैं। हाँ सही आप पहले कहते हैं हम वी विल हिट द ग्राउंड रनिंग, और या फिर आप आगे कहते हैं मुझे तो पता ही नहीं था, हम तो सीख क्या रहे हो हैं। रहा यू ब्लडी हेल आर लर्निंग ऑन द फकिंग जॉब। है हाँ ऐसे नहीं हो सकता। लिहाजा बाहर जो लोग बैठे हैं, बड़ा बड़ा पढ़ा लिखा, बड़ा बड़ा विजनरी, और फिर हम लोग जो बाहर आए, हम लोगों ने बहुत स्टडी किया, यूरोप को यस मुतालिया किया और भी मुतालिया किया। सर इन लोगों को जो है अब एक कॉरिडोर, सेफ कॉरिडोर दिया जाए। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हजारों की बात कर बिल्कुल सर रहा बिल्कुल हूँ, और ठीक है उसमें बलोच भी शामिल है, उसमें कश्मीरी भी शामिल है, सिंधी सब शामिल है, कि राइट भाई वो आए और कंट्रीब्यूट करें, क्योंकि एक कल्ले बंदे दा काम नहीं जे। एग्जैक्टली थैंक यू। सर बिल्कुल सर और मेरे ख्याल में अफसोस ये होता है कि जो आप बात करें उस तरह के लोगों को ये नहीं आने देते वो बेचारे अगर यहाँ आ भी जाते हैं पाकिस्तान को फायदा पहुंचाने के लिए तो उनको इतना तंग किया जाता है कि उनको दोबारा वो तौबा करते हैं कि चलो ठीक है हमने दोबारा गलती कर दी यहाँ के अब आइंदा नहीं करेंगे ये लेके आते हैं उस किस्म के इंपोर्टेड लोगों को जिस तरह के नाम आपने लिए जो 2-3 लोगों के आपने नाम लिए ये उस तरह के लोगों को पसंद फरमाते हैं जो जनमन हमारे पाकिस्तान के लोग दुनिया भर में हैं यूरोप में भी है अमेरिका में भी है यूके ऑस्ट्रेलिया अच्छी जगहों पे अच्छा काम कर रहे हैं उनको सर ये अपॉर्चुनिटीज नहीं देते उनको कहते भागो यहां से शाबाश आप तो ओवरसीज पाकिस्तानी हो आपको क्या करना ये उन लोगों को कभी नहीं लेके आएंगे बेशक कुछ भी हो जाए इससे बुरा हाल हो जाए होने दे क्योंकि उनको फायदा इसी में कि जितना बुरा हाल होगा इतना हम लोन पकड़ेंगे और इतनी हमारी अयाशियां चलेंगी और आवाम को कहेंगे बेटा क्या करें बस हम मजबूरी है ये डंडे के बगैर हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है तो अवाम पे चुप करके बैठी होती है खैर नहीं डॉक्टर साहब थैंक यू वेरी मच आपके टाइम को बहुत शुक्रिया कि आपने शो ज्वाइन किया इनवर्स थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट विद फखर यूसुफ जी किसी और डिबेट में फिर मिलेंगे तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय